हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। आज मैं लकी लॉ की टीम की तरफ से फिर से आपको एक नया टॉपिक, एंड आई मस्ट से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक regarding judicial exam, on the point of view, if you are an advocate or if you pursuing a LLB, ये one of the most important topic में काउंट होता है। और बेसिकली ये जो टॉपिक है कॉग्निजेंस और कंप्लेंट, जो कॉग्निजेंस है ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इसका कंसर्न जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके रिगार्डिंग होता है, क्योंकि ये कॉग्निजेंस जो है ये उनका एक क्षेत्राधिकार है, बताती है कि कहाँ पे किन मैटर्स की जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 9 जो है आपका, वो बताता है कि ऑल द सूट ऑफ अ सिविल नेचर कैन बी cognizance, civil judge can take cognizance of all the civil suits, but in if the suit is of a civil nature, मतलब सिविल नेचर का अगर आपका सूट है तो सिविल कोड जो है वो ट्राई कर सकती है, अनलेस अनटिल इट इज नॉट एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। ये तो थी सिविल केसेस के बारे में बात की। अगर वो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड नहीं है तो आपका सिविल कोड जो कॉग्निजेंस ले सकती है। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो है आपकी मेरे चैनल पे, यू कैन गो थ्रू लकी लॉ चैनल में। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस cognizance by a criminal court and complaint under section 190 to 203 CRPC. Please do like, share, subscribe this channel, and don't forget to press the I bell button, because if you press the I bell button, then you will get the notification of all my new videos. So back to the topic. Basically, what is saying cognizance? Cognizance in a general meaning is said to be a knowledge or a notice, and taking cognizance of offense means taking notice, becoming aware of the alleged commission of an offense. देखिए, मैं पहले एक जनरल सी आपसे एक डिस्कशन कर लेता हूँ कॉग्निजेंस के बारे में। कॉग्निजेंस का मतलब इतना सा होता है कि कोई अगर ऑफेंस हुआ है, मान लीजिए कहीं पे कोई भी ऑफेंस हुआ है, किसी ने किसी को लड़ाई हुई है, ठीक है, तो उस लड़ाई पे अब कौन सी कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी, या पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट होती है 173 सीआरपीसी में जो पुलिस सबमिट करती है, वो कहाँ सबमिट करेगी और किस कोर्ट की उसके ऊपर कॉग्निजेंस बनेगी। कॉग्निजेंस का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि नॉलेज है, नोटिस है। कॉग्निजेंस का ऑफेंस मीन टेकिंग नोटिस और बिकमिंग अवेयर ऑफ द अलेज्ड कमीशन ऑफ द ऑफेंस। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉग्निजेंस इज जुडिशियल हियरिंग ऑफ द मैटर, मतलब कि उसकी जो है आपका जो क्राइम हुआ है, अब उसके ऊपर क्या होगा, जुडिशियल हियरिंग होगी। जुडिशियल हियरिंग का मतलब है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। The judicial officer will have to take a cognizance of the offense before he could proceed with the conduct of the trial. देखिए, पहले जुडिशियल ऑफिसर को उसमें कॉग्निजेंस लेनी पड़ती है। कॉग्निजेंस का मतलब इतना सा आया यहाँ पे कि वो देखेगा कि वो मेरे क्षेत्राधिकार में है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कोई मर्डर का ट्रायल है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको कमिट करता है, किसको, सेशन ट्रायल को, क्योंकि वहां पे कॉग्निजेंस कौन लेता है, आपका सेशन ट्रायल लेता है। बिकॉज मर्डर इज योर an offense and a crime of murder is your session trial. Taking cognizance does not involve any kind of a formal action, but occurs as soon as the magistrate as such applies his mind to the suspected commission of an offense of the purpose of a legal proceeding. सीधी सी बात है कि जिस डे से जब भी कोई भी आपका कोई क्राइम होता है, तो पर्टिकुलर क्राइम जो मजिस्ट्रेट किसी भी जज के सामने आपका प्रोड्यूस होता है, उसके सामने रखा जाता है, उसके नोटिस में आता है, वो अपना माइंड अप्लाई करता है, उस समय आप कह सकते हो कि यस, कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। नाउ, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट। देखिए, जो सेक्शन 190 है सीआरपीसी का, वो बताता है कि
किस तरह जो है मैजिस्ट्रेट को कब कब किन किन तरीकों से जो है मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जो आपका फर्स्ट है 191 का, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ अ फैक्ट रिलेटेड टू द ऑफेंस। देखिए कंप्लेंट जो है आप दायर कर सकते हो इसमें, जैसे मान लीजिए आपने, आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसकी कंप्लेंट कहाँ दी, आपने क्या, कंप्लेंट का मीनिंग क्या हुआ, कंप्लेंट का मतलब यू जस्ट मेक अवेयर द कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग दैट ऑफेंस, नॉट बाय द पुलिस बट योरसेल्फ। क्या मतलब, आपने जो है अगर कोई कहीं पे कोई क्राइम होता है तो आपने जो उस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसको उसके बारे में बताया कि यस, कि माय लॉर्ड ये देखिए ये मेरे खिलाफ जो है ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। आप जो हो वो कंसर्न जो आपका जो मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, आप उसके बारे में बताते हो, फिर वो क्या करेगा, फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। देखिए 3 मेथड बता के रखे हुए हैं यहाँ पे। एक, जब आप कंप्लेंट करते हो, ठीक है। दूसरा, जब आपका पुलिस रिपोर्ट करती है। पुलिस कब रिपोर्ट करती है, जैसे पुलिस का आपका धीरे डिटेल वीडियो इनवाइट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है रिगार्डिंग जैसे, तो यू कैन गो थ्रू और यू कैन कमेंट। अब देखिए अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस जो रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 173 सीआरपीसी में जो है वो सबमिट करती है। जब भी कोई ऑफेंस होता है, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध, मतलब कोई भी अगर ऑफेंस हुआ, वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेदर इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो पुलिस कैन, पुलिस जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ व्हाट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आप उस पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, एक चालान या पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और उसी को बोलते हैं अपॉन पुलिस रिपोर्ट। देखिए एक आ गया आपका कंप्लेंट, दूसरा आ गया आपका पुलिस रिपोर्ट। अब तीसरी क्या है आपकी, और upon information received from a person other than a police officer or upon his own knowledge। देखिए इसके ये बहुत ही वास्ट है, इसमें मतलब जो भी रिपोर्ट है वो पुलिस के अलावा, मान लीजिए उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देखिए अगर कोई अगर ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और उसकी ना एफआईआर हुई ना कंप्लेंट हुई, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कहां से पता चला, पर जस्ट इमेजिन उसको न्यूज़पेपर से पता चला, अखबार से पता चल गया, ये कोई और सोर्स, रिलायबल सोर्स जहां से उसको पता चला, तो भी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, आपका जो है कॉग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 190 में। देखिए तो 3 मेथड बता के रखे हैं, एक आपका कंप्लेंट, दूसरा आपका पुलिस रिपोर्ट, थर्ड आपका ऑन अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन और अपॉन हिज ओवन नॉलेज, ठीक है। नाउ देखिए इसमें अब एक चीज है, in section 192 it is given that second class magistrate can be empowered by chief judicial magistrate to take a cognizance under section 191। देखिए अगर ये जो जितनी भी पावर्स हैं ऊपर, ये है आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी जो है इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है, सेम वे सेम जो पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 190 क्लोज 1 में, अगर उसको जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने क्या किया हुआ, इंपावर किया हुआ है। मतलब चीफ, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है अगर उस पे पावर कन्फर करके रखी हुई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, तो वो अंडर सेक्शन 192 के हिसाब से, मतलब जो 192 के जो पावर देके रखी हुई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है क्या, कि वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसको जो है कोग्निजेंस ले सकता है, मतलब कोग्निजेंस लेने के लिए जो पावर जो है 190 में चीफ जुडिशियल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे रखी है, वो सेकंड क्लास को भी दे सकता है। पावर किसकी है ये, 192 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये देखिए दीज आर द 3 मेथड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जहां जहां जो है आपका कब कब जो है आपका किस किस तरह से जो है मैजिस्ट्रेट जो है
कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो सो मेनी टाइम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 190 है उसमें मैजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, नाउ कंप्लेंट। जनरली कंप्लेंट जो है आपका सेक्शन 2D सीआरपीसी में डिफाइन करके रखा हुआ है। अब देखिए कंप्लेंट जो है आपकी, मैं एक बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता हूँ, कंप्लेंट जो है आपकी ये ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ठीक है, और दैट सम पर्सन वेदर, ये आप अगर किसी को जानते हो तो भी उस कंप्लेंट लिख सकते हो, किसी को नहीं जानते हो तो भी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। मतलब मान लीजिए कोई अगर आपके साथ कहीं आप गाड़ी में घूमने जा रहे थे, सपोज किसी ने हिट किया और जब तक आप उठते या जब तक टिल द मोमेंट यू गॉट सेंसेस, मतलब जब आपको होश आया तब तक वो जा चुका था। यू पर फिर भी द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो आपने रिपोर्ट दी कि मतलब somebody came from the wrong side and hit me, तो अननोन पर्सन के खिलाफ भी जो है आप कंप्लेंट लिख सकते हो। ठीक है, पर देखिए मैंने कंप्लेंट का क्या मतलब बताया था आपको, सिंपल सा कि आप जो हो जो कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उसको बताते हो कि यस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट मी, दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट मी, सो प्लीज पनिश द अक्यूज्ड। ठीक है, नाउ पर इसमें अगर आपने पुलिस रिपोर्ट में अपने पुलिस थाने में जाके अगर आपने दर्ज किया इसके बारे में अपने ऑफेंस के, चलो जैसे मैंने जो एक्सीडेंट की बात बताई, अगर वही आपने अगर पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट जो है सबमिट की, तो वो आपकी कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन इसमें और आती है, वो क्या, मान लीजिए कि कहीं क्या हुआ कि कोई ऑफेंस क्राइम हुआ और क्राइम जो है, क्राइम का नेचर था वो कॉग्निजेबल था। ठीक है, पुलिस ने कॉग्निजेबल केस था, पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, बट जब वो कंक्लूजन में पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला कि ये इट इज नॉट इट इज द ऑफेंस व्हिच इज कमिटेड इज नॉट अ नेचर ऑफ अ कॉग्निजेबल बट इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल। तो उस केस में क्या होगा, तो वो जो कंप्लेंट, वो जो नॉन वो जो कॉग्निजेबल, सॉरी जो जो रिपोर्ट जो सबमिट की हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो जो है आपकी नॉन कॉग्निजेबल नेचर में आ जाएगी, और वहां जो है उस जो पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो जो है कंप्लेंट मानी जाएगी, और उसमें जो पुलिस वाला है उसको कंप्लेनेंट माना जाता है। इतनी सी बात होता है। ठीक है, नाउ ट्रांसफर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। देखिए बिफोर गोइंग टू द डिटेल, मान लीजिए कि कभी कोई ऑफेंस हुआ है। अब देखिए वही रोड का एक्सीडेंट का ही जो है वो आगे कैरी ऑन करते हैं। अब जिस जुरिस्डिक्शन में आपका, आप तो घूमने गए थे, है ना, आप घूमने गए थे, बट आपका जो जैसे आप घूमने, मान लीजिए दिल्ली में आप घूम रहे थे, दिल्ली से आप चले गए नोएडा। ठीक है, घूमते हुए नोएडा में आपका एक्सीडेंट हो गया। अब जो है नोएडा इज वेरी फार, क्योंकि आप जो हो जैसे कहीं दिल्ली के नॉर्थ में या कहीं ऐसी दूर जगह में रहते हो, तो इट इज वेरी हार्ड। अब मतलब ये बड़ा टफ है कि जो एक्यूज्ड है वो जो है वो जो जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ वो बार बार आ सके। तो उसने क्या किया एक्यूज ने, वो भी आपका जहां आप रहते हो वहीं पे कहीं पे नजदीक पे किसी एरिया में रहता है, और जिस दोनों, मान लीजिए आप जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो आप किसी सेम जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जस्ट इमेजिन आप जो है वहां रहते हो। ठीक है, तो अक्यूज ने क्या किया कि जब आप वहां रहते हो तो अक्यूज ने क्या किया कि एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि अब देखिए दोनों को बार बार उसी केस के रिगार्डिंग जो है नोएडा जाना पड़े, तो इससे अच्छा है कि जहां पे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वहीं पे ट्रांसफर कर दे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो इसीलिए उस चीज की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सेक्शन 191 में लगती है, और इसमें जो है ट्रांसफर जो एप्लीकेशन कौन लगाता है, एक्यूज लगाता है कि व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक अ कॉग्निजेंस बाय अनदर पर्सन other than a police officer or upon his own knowledge, then accused is entitled to have the case inquired into or tried by another judicial magistrate. ठीक है, if accused or any of accused object to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to the such other magistrate specified by the chief judicial magistrate. In simple word अगर बोला जाए कि when a magistrate take a cognizance by another person other than the police officer or upon his own knowledge, then accused can change judicial. देखिए
प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है इसमें? प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि ट्रांसफर भी आपका तब होगा अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके वो क्या किया हुआ है, वो आपका कॉग्निजेंस ना ली हो। अगर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है तो 191 नहीं अप्लाई होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट इज हियर कि देखिए, व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक्स अ कॉग्निजेंस बाय अनदर पर्सन, when a magistrate takes cognizance by another person other than a police officer, मतलब पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है, उसके अलावा पुलिस रिपोर्ट को आप भूल जाइए, और उसके अलावा जो दो मेथड थे वो कौन कौन से थे? एक कंप्लेंट और दूसरा अपॉन हिज ओवन नॉलेज, मतलब सेक्शन 190 सब क्लोज 1 ए और 1 सी और सी। बी को छोड़ दीजिए, बी में क्या आता है आपका? पुलिस रिपोर्ट। वो जो दो मेथड है, उन दोनों मेथड्स में अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली है और खुद या कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली है, तो जो अक्यूज्ड है वो बोल सकता है कि ट्रांसफर दी ट्रांसफर दी दिस, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे बाइसिंग होगी, तो इसलिए दिस मैटर कैन बी ट्रांसफर। तो आप एप्लीकेशन कहाँ लगाओगे इसकी? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसमें क्या करेगा कि उसके सबऑर्डिनेट कोई और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसको जो है वो ट्रांसफर कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 191 प्रोवाइडेड। देखिए कंडीशन क्या है इसमें? सिर्फ दो कंडीशनें हैं कि आपकी जो कॉग्निजेंस जो है मैजिस्ट्रेट ने, या तो वो कंप्लेंट ली हो या तो उसने ओवन सुमोटो ली हो, पर जो अगर पुलिस रिपोर्ट में ली है तो वो जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। नाउ मेकिंग ओवर ऑफ अ केस टू मैजिस्ट्रेट, देखिए डील्स विद द मेकिंग ओवर द केस टू मैजिस्ट्रेट। इसमें क्या है? एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और अ ट्रायल टू एनी competent magistrate subordinate to him. The chief judicial magistrate can give a general or specific order to any first class magistrate to make over the case for inquiry or trial to another competent jurisdiction judicial magistrate। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसमें इतनी सी बात बोली गई है कि जो एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ये पावर है कि over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him, the chief judicial magistrate can give a general or specific order to any first class magistrate to make over the case for inquiry or trial to another competent judicial, मतलब किसी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन के जो है वो पर्टिकुलर केस के लिए वो डिप्यूट कर सकता है, मतलब उसके जो दूसरा जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसको भी बोल सकता है कि वो किसी दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो कोई भी मैटर है या पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए या किसी इंक्वायरी के लिए उसको भेज सकता है, मतलब डिप्यूट कर सकता है। ये पावर किसकी? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। नाउ अब ये सेशन ट्रायल जो है आपका, सेशन जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस की सेक्शन में लेता है 193 में। According to Section 193, Court of Session are not allowed to take cognizance of any offence unless the case has been committed to it by a magistrate. When it is expressly provided by the code or by any other law, then only the Court of Session are allowed. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सेशन ट्रायल जो है कभी भी डायरेक्ट नहीं। मान लीजिए सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके कंसर्न एरिया में कहीं पे कोई मर्डर हुआ है और उसकी जो है मतलब पुलिस, मतलब उसकी जो रिपोर्ट जो है मान लीजिए पुलिस जो है वो नहीं लिख रही है, मतलब किसी कारणवश, और आपने जो है डायरेक्ट कंप्लेंट कहाँ कर दी? यू मेड अ डायरेक्ट कंप्लेंट टू द सेशन कोर्ट। तो ये मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज कोई भी जो है सेशन जो ट्रायल है आपका वो डायरेक्ट सेशन में नहीं जाता है। वो सबसे पहले जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास जाएगा और वो कमिट करेगा किसको? देखिए यही बात तो ये बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेता है एज ए कोर्ट ऑफ, तब तक नहीं लगता है जब तक कि कमिटी टू इट बाय मैजिस्ट्रेट, मतलब जब तक कि मैजिस्ट्रेट ने किसको कमिट नहीं किया। और कमिटल कहाँ होता है? सेक्शन 209 में होता है। कमिटल जो है सीआरपीसी में सेक्शन 209 में कमिट करता है मैजिस्ट्रेट क्या? केस को। और देखिए पर कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो सेशन ट्रायल होते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई स्टैट्यूट है उसमें बोल के रखा हुआ है कि
ये जो ट्रायल है ये आपका सेशन जो करेगा, सेशन ट्रायल करेगा। तो व्हेन इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ, चाहे वो इस कोड कौन सी कोड सीआरपीसी में अगर दे के रखा है या कोई और जो स्टैट्यूट है या अदर लॉ जिसमें बोल के रखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो इसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो फिर उसमें कमिटल की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए सेक्शन 193 क्या क्या बातें बोलता है। सेक्शन 193 ये बोलता है कि कोई भी जो अगर आपका ऑफेंस होता है उसको कॉग्निजेंस जो है सेशन कोर्ट जो वो नहीं ले सकती। कब तक नहीं ले सकती? जब तक कि वो कमिट नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, प्रोवाइडेड अगर सीआरपीसी में अगर कहीं पे प्रोविजन देके रखा हुआ है कि यस जो कोर्ट ऑफ सेशन जो डायरेक्ट ले सकती है, या किसी और लॉ में ऐसा बोल के रखा हुआ है कि सेशन कोर्ट जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, तो उन मैटर्स में सेशन कोर्ट ले सकती है। अब लिमिटेशन, अब देखिए कभी भी क्या होता है, मान लीजिए किसी ने किसी को चांटा मारा और 4 साल के बाद या 5 साल या 10 साल के बाद उठ के वो बोले कि नहीं मैं उसके खिलाफ केस करूंगा, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा? एज ए प्रूडेंट मैन अगर आप सोचे तो नहीं चलेगा। तो वही बात अब हम आगे करेंगे। देखिए प्रोसिक्यूशन फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट्स। देखिए according to the section 195(1)(a), court will not take a cognizance to those cases which punishable under section 170 to section 188 of the Indian Penal Code unless a written complaint is made by a public servant। देखिए 172 से 188 तक के जो भी ऑफेंस है ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, अगर पब्लिक सर्वेंट का अगर आप कोई ऑर्डर वायलेट करते हो या मतलब पब्लिक अथॉरिटी की जो कंटेम्प्ट करते हो, ये कोई भी जो 172 से 188 तक जो आपके जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें से अगर आप कोई कमिट करते हो तो ये तब तक नहीं होते जब तक कि आपका कंप्लेंट इज मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, जो खुद पब्लिक सर्वेंट है वो कंप्लेंट ना करे। ठीक है। सेक्शन 172 to 188 of IPC deal with offenses related to the contempt of a public servant। The court will not take a cognizance in case of an attempt, conspiracy, abetment offense given in section 170 IPC। सीधी सी बात है, यहाँ पे इतना सा बोला हुआ है कि जब तक कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई आप पब्लिक कोई अथॉरिटी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको बोला गया कि अभी देखिए कोविड 19 का जो देखिए ऑर्डर, कर्फ्यू ऑर्डर चला हुआ है कि कर्फ्यू में आपने बाहर नहीं निकलना है। इवन दो अगर फिर भी आप बाहर निकल रहे हो, आप जो वोलेट कर रहे हो, बोला कि जैसे 144 लगा दी, सेक्शन 144 सीआरपीसी की, 5 से ज्यादा आदमी का इकट्ठा नहीं होना है, तो फिर भी आप इकट्ठा हो रहे हो, then what does it mean? It means you are violating the duly promulgated order by the public servant। So तो जो अगर ये जो आपने वोलेट किया तो इसकी कंप्लेंट मतलब इसके बारे में मतलब इसकी जो ऑफेंस, इस ऑफेंस का जो है वो कौन कंप्लेंट कर सकता है, मतलब कौन इसमें कोर्ट को बता सकता है? सिर्फ पब्लिक सर्वेंट और कोई नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका कि कोर्ट, जैसे हमने कॉग्निजेंस की बात की थी ना कि कॉग्निजेंस यहाँ से ले सकता है कि पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है या कंप्लेंट पे ले सकता है या सू मोटो ले सकता है। आप अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोले कि इसने जो है कर्फ्यू ऑर्डर वायलेट किया, मैं सू मोटो जो है इस पे एक्शन लूंगा, तो वो क्या कर सकता है? वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 195(1)(a) बोलता है कि जब तक कि उसने क्या, जब तक कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो खुद ना आए तब तक जो है नहीं ले सकता। According to the section 195(2), court will not further proceed with the trial when the order of a withdrawal is given by a superior officer of a public servant who has complained, provided that if trial in the court has been concluded, then no such withdrawal shall be ordered। देखिए मान लीजिए कि आपने जो है कर्फ्यू ऑर्डर वायलेट किया था, सेक्शन 188 का केस आपके ऊपर चला हुआ था, सेक्शन 188 आईपीसी का, और कर्फ्यू ऑर्डर वायलेट करने के बाद आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई थी, पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट कर दी थी या पुलिस ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, बट फिर क्या हुआ कि एक ऑर्डर, मतलब मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया कि वट एवर द जो भी केसेज जो है सेक्शन 188 में रजिस्टर हुए हैं उनका विड्रॉ किया जाए। तो
उन केसेस में क्या बोलता है सेक्शन 195(2) बोलता है कि कोर्ट को जो प्रोसीड नहीं करना चाहिए, प्रोसीड कोर्ट जो है वो विड्रॉ कर देगा आपकी जो प्रोसीडिंग जो आपने जो है 188 की आपके खिलाफ चली हुई, ठीक है। पर अगर आप कंक्लूजन में पहुंच चुके हो और उसके बाद विड्रॉल आती है तो वो जो आपकी ऑर्डर है जो विड्रॉल जो है वो मेंटेनेबल नहीं होती। अब प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, देखिए इसमें कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस टू दोस केसेस व्हिच आर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 193, 196, 199, 200, 205, 211 and 228 of Indian Penal Code unless a written complaint is made by that court. Actually, these are the by some other court to which that court is subordinate. Above mentioned section of the IPC deal with the offense against public justice. The court will not take cognizance of the cases of an attempt, conspiracy, abetment offense against the public justice. देखिए ये जो offenses हैं आपके सेक्शन 193 section 193 या 196, these all sections are related to जैसे आपका punishment for a false evidence हो गया या 196 में आपका using evidence known to be a false, आपने जानबूझ के जानते हुए भी झूठी गवाही दी, ठीक है। 199 false statement made in a declaration which is by law receivable by evidence, या आपका यूजिंग एज ए ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, ठीक है। मतलब जानबूझ के आप झूठी गवाही देते हो और इंडियन पेनल कोड अनलेस अ रिटन कंप्लेंट इज मेड बाय दैट कोर्ट और बाय सम अदर कोर्ट टू व्हिच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, अनलेस देखिए कब तक, और बाय सम अदर कोर्ट व्हिच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, मतलब इंडियन अनलेस अ रिटन कंप्लेंट इज मेड बाय दैट कोर्ट और बाय सम अदर कोर्ट which that court is subordinate, समझ गए। अब मेंशन सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील विद ऑफेंस ऑफ किलिंग, मतलब बेसिकली क्या है, ये पब्लिक जस्टिस है ना, कि अगर आपको पब्लिक अपने आपको सच सच जो कोर्ट के सामने जो ट्रुथ जो है वो लाना था पर आपने झूठ बोला, तो वो क्या है, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस, ये भी सिमिलर ही है आपका, इसमें भी आपका ऑलमोस्ट देखिए अनलेस इसमें जो है आपका कंप्लेंट इज मेड बाय दैट कोर्ट और बाय सम अदर कोर्ट टू व्हिच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, unless a written complaint is made by that court or by some other court to which the court is subordinate, मतलब देखिए जिस कोर्ट में ऑफेंस हुआ है या तो वो कोर्ट और या कहीं दूसरा कोर्ट जहां पे ये उसने किया हुआ है और मतलब ये झूठी गवाही दी हुई है, वो तब तक नहीं कॉग्निजेंस ली जाएगी जब तक कि वो खुद कंप्लेंट ना करे, ये मीनिंग है इसका। above mentioned section of the IPC deal with the offense related to the document, same to the last topic, और section 195(3) deals with the meaning of the court in section 1. The court means a civil, revenue, criminal, देखिए इसमें सारे तरह के कोर्ट्स आते हैं, और 195(4) के deals with the concept of the superior court and the subordinate court discussed in section 195(1)(b). When court A has appeal jurisdiction of the decision given by the court B, then B will say that the court B is subordinate to court A. Okay. Now the prosecution for the offense against the state. देखिए ये पूछा जा चुका है so many times कि prosecution for the offense against the state according to the section 196(1). देखिए court will not take cognizance to those cases which punishable under the chapter 6 of the offense. देखिए स्टेट के जो भी खिलाफ है, स्टेट के अगेंस्ट अगर आपने कोई केस सॉरी आपने कोई ऑफेंस किया हुआ, जैसे आपका 153A किया हुआ, 153B, 295A या सेक्शन 505, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए या स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जो भी आपका ऑफेंस है अगर आपने स्टेट के खिलाफ किया हुआ है, अगर स्टेट के जैसे जो और वो ऑफेंसेस आपके जैसे 153AB, आपका जो सेक्शन 153A क्या बात करता है, 153A आपका बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, ये आजकल बहुत चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये सेक्शन आपका, ये अगर सपोज मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज कर दी है जिससे कि 153A के अंदर आप फॉल करते हो, तो आपके खिलाफ तब तक नहीं आपका केस चलेगा, मतलब तब तक कॉग्निजेंस बार है किसकी, मैजिस्ट्रेट की, जब तक कि
जब तक कि प्रियोर परमिशन किसकी ना ली जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। Above mentioned section of IPC deal with the offense against the state. Chapter 6 of IPC deal with the offense against the state. Section 153 of IPC deal with the harmony. What 295A deals with the offense of statements which result in infringement of religious belief. Section 505 deal with an offense related to the public mischief. Basically, what I'm saying to say, if अगर आपने जो है जैसे ये करते हैं ना आजकल की हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना या दंगे करवाना या कोई ऐसी बात कर देना कि नहीं हमारा धर्म खतरे में है कि इसको बचाओ, तो उस केस में आपके खिलाफ ऑफेंस जो है वो तब तक नहीं, मतलब आपके खिलाफ जो है मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकता है। कब तक नहीं ले सकता है? जब तक कि प्रियोर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने यस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। अगर उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे अभी आपका कौन सा था वो, हाँ जो ये प्रोटेस्ट चला हुआ था आपका, कौन सा था, उसमें प्रियोर परमिशन मांग रहे थे। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वो रिलेटेड टू जो आपका शाहीन बाग वाला था, उसमें उन्होंने प्रोसीडिंग चलानी थी किसी के खिलाफ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उस केस में दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी परमिशन चाहिए थी, पर वो दे नहीं रही थी, तो इसलिए उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी। वो अपने अपने पॉलिटिकल के हिसाब से होता है। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है और इसमें देखिए आजकल के टाइम में ये बहुत चलता है 153 ए भी। और देखिए प्रियोर परमिशन स्टेट की चाहिए, क्या कानून बना के रखा हुआ है, मतलब पुलिस भी कुछ नहीं, मतलब मैजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर आपकी सरकार, मान लीजिए यू आर द फेवरेबल पर्सन टू द गवर्नमेंट एंड यू कमिटेड ऑफेंस ऑफ सेक्शन 153A, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, कॉग्निजेंस विल बी बार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई मत चलाओ, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई मत चलाओ, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए Now, the prosecution for the offenses of a criminal conspiracy. देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में मैजिस्ट्रेट जो है तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेता है जब तक, देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें हैं। 120B में आपका ऑफेंस जो है कम से कम 2 साल से इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ। देखिए इसमें क्या क्या आता है, अगर आपका जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो कॉन्स्पिरेसी आपकी या डेथ के ऐसा ऑफेंस उसमें हुआ है जिससे कि किसी की डेथ हुई है, या मतलब जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद द डेथ है या पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है फॉर 2 और अ टर्म ऑफ अ 2 ईयर और अपार्ट। मतलब 120B में, अगर आईपीसी के 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस है, उसमें वो तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेता है मैजिस्ट्रेट जब तक कि जो ऑफेंस जो हुआ है कॉन्स्पिरेसी करके उसमें जो है रिग्रेस जो 2 साल से ऊपर तक की सजा जो है या 2 साल की जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। और इसमें प्रोवाइडेड वन मोर कंडीशन इज देयर कि अनलेस कंसेंट इन राइटिंग इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। और इसमें जो है जो सरकार जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट डीएम जो है आपका, वो इसमें अगर कंसेंट ना दे तब तक को जो है कॉग्निजेंस नहीं लेता, ठीक है। अगर आपका 195 सेक्शन 195 अप्लाइज होता है जैसे पिछले केस में, तो नो कंसेंट, सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। बट देखिए अब सेक्शन 196(3) क्या बोलता है कि ये जो कंसेंट जो लेते हो आप कहाँ से, जो डीएम या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, उसमें आपकी जो बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस जो आपका नॉट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर के रैंक या इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी जो है उसमें जो है क्या करनी चाहिए, उसको इंक्वायरी की हुई होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है, इंक्वायरी नहीं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, नेसेसरी बिफोर गिविंग अ कंसेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ही आपका जो है जो सेक्शन 120B की कॉग्निजेंस ली जाती है।
अब प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, मान लीजिए अगर आपके कोई जजेस के खिलाफ मतलब या कोई पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ अगर कोई इनिशिएशन करनी है तो वो कैसे होती है। देखिए, कोर्ट विल नॉट टेक अ कॉग्निजेंस टू द ऑफेंस डन बाय जजेस मजिस्ट्रेट और एनी पब्लिक सर्वेंट, ये तब तक नहीं लेता है अनलेस कंसेंट जो है राइटिंग से किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। मैन ऑफेंडर इज अंडर अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद की बात नहीं कर रहा है, बट जब तक वो सर्विस में है, किसकी, गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी भी का भी एम्प्लॉय हो, तो उसमें जो है अगर उसके खिलाफ जो है अगर आपने प्रोसीडिंग करनी है, कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट तब तक नहीं लेता है। कॉग्निजेंस लेने का अर्थ इतना सा हुआ कि आपके खिलाफ जो है कोई प्रोसीडिंग नहीं चली हुई है, मजिस्ट्रेट हैज नॉट अप्लाइड हिज येट माइंड, तो आपको तभी लेगा जब कब, जब जो है वो एम्प्लॉयमेंट मतलब ही इज ड्यूरिंग इन हिज सर्विस, ठीक है। In the case of a state government agency in any state, only central government will give a consent for a such proceeding. There is no consent required for a cognizance when judges, magistrate or public servant has done offense which is punishable. देखिए, अब आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें कि ये जो है 197(1) की जो है परमिशन जो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो किस किस में, 161A, B, 354A, 354D, 370, 376, 376A, 376B, C, 509 ओपिनियन पेनल कोड। देखिए, these all are the offense, बेसिकली ये जो है आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन है। जैसे आपका इसमें सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, रेप हो गया, या 161 जो है आपका करप्शन जो है आप, सॉरी करप्शन नहीं, 161 ये रिपील हो गया, ये एक्चुअली अब करप्शन एक्ट में चले जा चुके हैं। तो उन केसेस में आपका देखिए, इन केसेस में आपकी प्रियोर परमिशन किसकी नहीं चाहिए, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना तो स्टेट गवर्नमेंट की। इनके अलावा जो भी ऑफेंस करता है जजेस, तो किसकी परमिशन चाहिए, कंसर्न्ड गवर्नमेंट की। अगर इफ द जज इज द एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट इज द एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट। अगर इफ पब्लिक सर्वेंट इज तो फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए, प्रोसिक्यूशन फॉर अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अब ये देखिए जो भी हमारे आर्मीज के जवान हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऑफेंस होता है तो कैसे चलता है। कोर्ट विल नॉट, इसमें कॉग्निजेंस तब तक नहीं ली जाती है जब वो मतलब जब तक कि वो सर्विस में है, तब तक उसके खिलाफ जो है कोई भी प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती है, मतलब कॉग्निजेंस नहीं ली जाती है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे, ठीक है। और 197(2) will also apply to such classes as a category the member of the forces charged with the maintenance of a public order. The central government and the state government may determine the person who will prosecution of a judge, magistrate or a public servant. Who will prosecution of a such judge, magistrate or a public servant. तो देखिए, इसमें सिंपल सी इतनी सी बात बोली गई है। आपने यही क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट की आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं, क्या उनको डायरेक्टली जो है मतलब इफ दे कमिटेड ऑफेंस ड्यूरिंग देयर सर्विसेज इज स्टिल कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट, तो क्या किया जा सकता है, नहीं, बट प्रियोर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। और देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज, देखिए ये चैप्टर नंबर 20 है हमारा आईपीसी का, वो इससे डील करता है। उसके जो ऑफेंसेस हैं अगर वो होते हैं तो कब कब कैसे कैसे कौन कौन जो है आपका किन के कहने पे जो है आपकी जो है कॉग्निजेंस ली जा सकती है। देखिए, जो विक्टिम है, फर्स्ट बात तो आती है इसमें कि विक्टिम जो होगा, जो मैरिज ऑफेंसेस, मैरिटल जो ऑफेंसेस होते हैं, जो विक्टिम होगा, जैसे बाइगमी हुई है या अडल्ट्री हुई, अडल्ट्री इज अ नो मोर ऑफेंस, जैसे आपकी बाइगमी ले लीजिए, तो उस केस में जो भी विक्टिम होगा, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो जो है ही कैन मेक अ कंप्लेंट, उनके अलावा कोई नहीं। बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या दी है, देखिए, विद द कंसेंट ऑफ अ कोर्ट, अगर कोर्ट परमिट करता है तो थर्ड पर्सन कैन आल्सो मेक अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम हु इज अ इडियट। देखिए, थर्ड पर्सन भी जो है वो कब करेगा, अगर जब जो है जो विक्टिम है वो इडियट हो या लुनेटिक हो या माइनर हो या बीमार हो या वुमेन हो। देखिए क्या बात हो रही है, मतलब वीमेन के, देखिए मेल, अगर मेल विक्टिम होगा ना तो उसके, वो मेल विक्टिम होगा तो या तो इडियट होगा, लुनेटिक होगा, माइनर होगा, सिक होगा, तो ही थर्ड पर्सन आएगा। पर वीमेन के केस में
कोई और ऐसे भी आ सकता है, वो कांट अपीयर इन पब्लिक। पर वुमेन के केस में प्रोवाइडेड कंडीशन क्या आ गई, जो कि पब्लिक में नहीं आती है, अदरवाइज वो उसको जो भी है खुद ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट कोग्निजेंस नहीं लेता है, ठीक है। According to the section 198(3), initially guardian of the victim has reasonable opportunity to be heard, ठीक है। देखिए, थर्ड पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड serving in the armed forces of the union and unable to get leave can make a complaint on his behalf according to the section 198(4). अब देखिए, मान लीजिए अब आपकी you are the army, you are serving in Indian army and your wife committed second marriage, ठीक है। तो ऑफेंस जो है वो बेगमी का हो गया। अब जो है हस्बैंड जो है वो वहां से छुट्टी मिल नहीं रही है ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। तो अब उस केस में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट करनी है तो हस्बैंड जो है किसी को ऑथराइज कर सकता है। और सेक्शन 198(4) यही बात बोलता है कि अगर कोई आदमी आर्म्ड फोर्सेस में है, अगर उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, अगर उसके खिलाफ कोई मैरिटल ऑफेंस हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी जो आदमी जो ऑथराइज होगा वो जो है कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। Authorization given by the husband shall be in a writing, signed or attested by the husband, countersigned by his commanding officer। ये थोड़ा सा प्रोसीजर बता के रखा हुआ है कि वहां से जो है हस्बैंड जो है वो रिटर्न देगा। थोड़ी सी प्रोसीजर है, एक जो भी है ऑथराइजेशन जो है उसमें लिखा है कि यस आई हियर बाय ऑथराइज दिस पर्सन टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट माय वाइफ बिकॉज शी हैज कमिटेड अ bigamy and now I am authorizing this person and countersigned by the commanding officer. That's it. According to the section 198(5), any certificate and signed document which is discussed in a section 194 is not presumed genuine and received in evidence unless the contrary is proved। ये मैटर ऑफ एविडेंस की बात है कि जब तक जो है कंट्रेरी नहीं प्रूव किए जाए। प्रिज्यूम्ड जेन्युइन मतलब वो जेन्युइन इज नॉट प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन, मतलब वो जेन्युइन ना माने जाए, एंड रिसीव्ड इन एविडेंस अनलेस द कंट्रेरी इज प्रूव, जब तक कि उनको प्रूव ना किया जाए, ठीक है। देखिए, फादर मदर ब्रदर son or daughter by her father's mother's brother or sister of the wife who is in the victim under section 494। देखो 494 494 इंडियन पिनल कोड में कैन मेक अ कंप्लेंट। अब देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वास्ट कर दिया। तो 494 का मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द हस्बैंड, बाइगमी के केस में देखिए फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन और डॉटर और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर द वाइफ हु इज द विक्टिम। देखिए सिस्टर ऑफ द वाइफ की बात हो रही है, ये सब जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, कैन मेक अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 198(2), कोर्ट विल नॉट टेक अ कॉग्निजेंस टू द ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 497। ठीक है, ना ना अब ये चीज खत्म हो गई क्योंकि 497 इज नो मोर ऑफेंस आफ्टर द जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके बाद जो है, कौन सा केस बताया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस के बाद जो है आपका 497 डिलीट हो चुका है। डिलीट मतलब इफेक्ट खत्म हो चुका है। Prosecution of the offense of the husband for rape। Prosecution for the defamation। अकॉर्डिंग देखिए इसमें आपका डिफरेंट टाइप की कैटेगरियां बता के रखी हुई हैं कि कब कब जो है आपका प्रोसिक्यूशन जो है वो चलता है, कि कब कब जो है। सिंपल सी बात है कि जैसे कि गवर्नर्स के अंगेंस्ट चलना है या प्रेसिडेंट के अंगेंस्ट चलना है तो कौन जो है कब ले सकता है, किसकी प्रियर परमिशन चाहिए, किसके खिलाफ जो है अगर आप डिफामेशन करते हैं। these are the very lengthy and not so important, so I'm leaving you go through the direct, you easily understand. Now the important thing is now is the complaints to the magistrate, complaint to magistrate। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। we will discuss tomorrow and in detail कि क्या होता है आपका complaint to magistrate। So please stick with a channel and if you like, if you think कि आपको कुछ समझ आया और ये अच्छी वीडियो है तो please do like, share and please comment।